हो अगर आपकी सालों के दिन रात की मेहनत एक पल में चंद रुपयों के लिए बिक जाए? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, है ना? नमस्कार दोस्तों, डीकोड विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महा घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीट 2026 पेपर लीक। लाखों छात्रों के सपने, उनकी अटूट मेहनत और सिस्टम पर उनका भरोसा, सब कुछ कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आज हम इसी का पूरा सच डिकोड करेंगे। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस परीक्षा से जो टूट गई, फिर समझेंगे इस लीक की पूरी इनसाइड स्टोरी यानी एनाटॉमी ऑफ द लीक। उसके बाद बात होगी उस काले सिंडिकेट और गिरफ्तारियों की। फिर देखेंगे कि कैसे एक संस्थागत संकट यानी इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हुआ, और अंत में जानेंगे कि इस पूरे सिस्टम को दोबारा कैसे खड़ा किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पहलू की, द एग्जाम दैट ब्रोक, यानी वो परीक्षा जो सिस्टम के बोझ तले टूट गई। यार, नीट कोई मामूली एग्जाम नहीं है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदने के लिए बच्चे दिन रात 14-14 घंटे खुद को कमरों में बंद रखते हैं। इसका प्रेशर, इसका दाव इतना बड़ा है कि एक छोटी सी गलती भी पूरी जिंदगी का मलाल बन सकती है। 2.2 मिलियन यानी 22 लाख, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। ये 22 लाख होनहार छात्रों की वो फौज है जिनका पूरा भविष्य सिर्फ और सिर्फ इस एक दिन पर टिका था। जब अचानक से एग्जाम कैंसिल होने की खबर बाहर आई ना, तो वो सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था, वो 22 लाख सपनों का, उनके परिवारों की उम्मीदों का एक झटके में चकनाचूर हो जाना था। सच में ये एक बेहद दर्दनाक दास्तान है। और इस दर्द को, इस सिस्टम के फेलियर को सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से समझा जा सकता है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ और सख्त लहजे में कहा, अगर पानी के एक गिलास में जहर की एक बूंद भी मिला दी जाए तो पूरा गिलास प्रदूषित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मेरिट की रक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सिस्टम में सुई की नोक के बराबर भी सेंध लग गई तो पूरी परीक्षा की पवित्रता, उसका पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एनाटॉमी ऑफ द लीक। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी में ये सेंध लगी कैसे? कैसे एक सीलबंद, अति सुरक्षित पेपर प्रिंटिंग प्रेस से निकलकर सीधे दलालों के हाथ में पहुंच गया? ये पूरी टाइमलाइन किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है अप्रैल के बीच में महाराष्ट्र के नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस से। वहां एक अंदर के ही आदमी के जरिए पेपर को बाहर निकाला जाता है। फिर अप्रैल खत्म होते होते ये हाईली सेंसिटिव पेपर पहुंचता है हरियाणा के गुरुग्राम और राजस्थान के सीकर में बैठे कुछ सफेद पोश बिचौलियों के पास। इसके बाद आती है 2 मई की रात, एग्जाम से ठीक एक दिन पहले। व्हाट्सएप के जरिए ये पेपर केरला और सीकर के पीजी हॉस्टल्स में धड़ल्ले से शेयर होने लगता है। और 3 मई को, जिस दिन असली परीक्षा होनी थी, तब तक ये पेपर हजारों हाथों में बंट चुका था। यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। और अगर आपको लग रहा है कि शायद ये सिर्फ अफवाह थी, तो जरा इन फैक्ट्स को सुनिए। जब कुछ अलर्ट स्टूडेंट्स ने उस लीक हुए गेस्ट पेपर को असली एग्जाम पेपर से मैच किया, तो आपके होश उड़ जाएंगे। 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के सवाल बिल्कुल हूबहू मैच कर गए। लिटरली एक कॉमा और फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं था। ये साफ सबूत था कि ये कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं था। ये दिन दहाड़े परीक्षा की प्राइवेसी का मर्डर था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द सिंडिकेट एंड अरेस्ट्स। इतनी बड़ी साजिश, इतने बड़े लेवल का फ्रॉड कोई एक दो इंसान तो कर नहीं सकते। इसके पीछे पूरा का पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड माफिया काम कर रहा था। आइए देखते हैं कि इस सिंडिकेट के तार कहाँ-कहाँ जुड़े थे। इस पूरे काले खेल के 3 बड़े पिलर्स या स्तंभ सामने आए हैं। पहला पिलर, खुद एनटीए के कुछ अंदरूनी लोग, जैसे पीवी कुलकर्णी का नाम सामने आया। सोचिए, घर के भेदी के बिना प्रेस से पेपर बाहर आना लिटरली इम्पॉसिबल था। दूसरा पिलर, कोचिंग सेंटर्स का माफिया। ये वो लोग हैं जिन पर टॉप रैंकर्स देने का इतना भारी प्रेशर होता है कि ये किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं। और तीसरा पिलर, कथित पॉलिटिकल सपोर्ट। कई आलोचकों का मानना है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना इतने बड़े लेवल पर यह नेक्सस चलाना मुमकिन ही नहीं है। हालांकि ये अभी तक सिर्फ आरोप ही हैं, लेकिन आग के बिना धुआं नहीं उठता। अब आपको बताते हैं इनका सबसे शातिर दिमाग। इन्होंने पकड़े जाने से बचने के लिए क्या किया? उन्होंने असली पेपर की फोटोकॉपी नहीं बांटी। उन्होंने हैंड रिटन गेस्ट पेपर्स का इस्तेमाल किया।
मतलब असली सवालों को हाथ से एक सादे कागज पर लिखा और उसे गेस पेपर का नाम देकर बांटा। क्यों? ताकि डिजिटल सिक्योरिटी ट्रैकर्स और पेपर पर लगे ऑफिशियल वाटरमार्क को आसानी से बाईपास किया जा सके। सीधा और सिंपल तरीका जिसे जांच एजेंसियों को भटकाया जा सके। बहुत ही चालाकी से खेला गया गेम था ये। इनके इस पूरे ऑपरेशन को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, अपने इनसाइडर कनेक्शंस का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग प्रेस तक सेफ एक्सेस बनाना। स्टेप 2, चुराए गए सवालों और उनके जवाबों को प्राइवेट घरों में बच्चों को बुलाकर डिक्टेट करना, एकदम रटवा देना। और स्टेप 3, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके इसे बेचना। और पता है कीमत क्या थी? एक एक बच्चे से 30-30 लाख रुपए तक की भारी भरकम रकम वसूली गए। मतलब शिक्षा का पूरी तरह से व्यापार बना दिया। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, द इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। जब इतनी बड़ी धांधली का पर्दाफाश हुआ तो पूरे देश में हाहाकार मचना तो तय था। सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया और सरकार के सामने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया। शुरुआत में जो हुआ वो देखना बहुत दिलचस्प है। पहले तो सिस्टम की तरफ से लगातार यही रटा जा रहा था कि भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सब कुछ अफवाह है, परीक्षा पूरी तरह सेफ है। लेकिन पब्लिक के सामने जब एक एक करके पुख्ता सबूत आने लगे और प्रेशर कुकर की तरह दबाव बढ़ने लगा तो फाइनली अधिकारियों को घुटने टेकने पड़े। आखिर में पूरी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और रीटेस्ट की डेट देनी पड़ी। साथ ही जांच सीधे सीबीआई को सौंप दी गई। और इसके बाद जो तूफान आया उसका असर साफ देखा जा सकता है। जांच अब पूरी तरह से सीबीआई के हाथों में है। एनटीए से जुड़े कुछ लेक्चरर्स और दिनेश बिवाल जैसे कई मेन प्लेयर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे देश की सड़कों पर छात्रों ने अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन किए और तो और शिक्षा मंत्री को भी भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अब देश सिर्फ खोखली सांत्वना नहीं चाहता, लोग असली जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, रीबिल्डिंग द सिस्टम। सवाल ये है कि आगे क्या? इस टूट चुके सिस्टम को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए ताकि भविष्य में कभी किसी और छात्र के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। आखिर हमारे देश में मेडिकल सीट्स के लिए इतनी मारामारी, इतनी हताशा क्यों है? ये ग्लोबल डेटा सब कुछ साफ कर देता है। अमेरिका में हर 1000 लोगों पर लगभग 2.6 डॉक्टर्स हैं। जर्मनी में ये आंकड़ा 4.0 है। लेकिन हमारे भारत में सिर्फ 0.8, यानी 1000 लोगों पर एक डॉक्टर भी पूरा नहीं है। मेडिकल सीट्स की ये भारी कमी और उसके लिए होने वाला ये गला काट कॉम्पिटिशन ही वो वजह है जिसका फायदा ये माफिया लोग उठाते हैं। जरा बाकी दुनिया की तरफ देखिए कि वहाँ एग्जाम्स को कितनी सीरियसली लिया जाता है। चीन के गाओकाओ एग्जाम में चीटिंग रोकने के लिए ड्रोन्स, एआई और पुलिस का कड़ा पहरा होता है। साउथ कोरिया में सुनुंग एग्जाम को तो एक नेशनल मिशन माना जाता है। वहाँ छात्रों का ध्यान ना भटके इसके लिए फ्लाइट्स तक डिले कर दी जाती हैं। और हम कहाँ हैं? हमारा नीट एग्जाम आज भी काफ़ी हद तक उसी पुराने पेन एंड पेपर मोड पर चल रहा है, जहाँ पेपर्स को ट्रकों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ऐसे में फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सुरक्षा में सेंध लगने का रिस्क तो हमेशा बना रहेगा ना। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अब एक बहुत बड़ा बदलाव सजेस्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस पुराने फिजिकल पेन एंड पेपर टेस्ट को पूरी तरह से बंद करके हमें कंप्यूटराइज्ड टेस्ट्स की तरफ स्विच करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश में जेईई के एग्जाम्स होते हैं। वहाँ हाईली सिक्योर क्वेश्चन बैंक्स का इस्तेमाल होता है, जिससे इंसान का सवालों से सीधा कॉन्टैक्ट ना के बराबर हो जाता है। अगर इंसान पेपर को छुएगा ही नहीं तो लीक होने के चांसेस खुद ब खुद बहुत कम हो जाएंगे। एक बहुत ही लॉजिकल सोल्यूशन है ये। तो दोस्तों, अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी खोई हुई साख वापस पा सकेगा? क्या वो मेरिट में वो पुराना विश्वास फिर से बहाल कर पाएगा? ये मामला सिर्फ एक एग्जाम के कैंसिल होने का नहीं है। ये देश का भविष्य तय करने वाले हमारे आने वाले डॉक्टर्स की नींव का सवाल है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे टिकेगी? खैर, डिकोड विद दुर्गेश के इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस डीप एनालिसिस से आपको इस पूरे महाघोटाले की असली तस्वीर समझ आई होगी। अगर आपको हमारा ये डिकोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा जागरूक बने रहिए।